हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो आज इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा एशिया कप का मैच जो कि खेला जाएगा इंडिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच में। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई तो टूर्नामेंट आया नहीं, तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और इंडिया जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी खत्म हो गई। अभी नेक्स्ट श्रीलंका के साथ हमारी सीरीज कुछ हफ्ते में शुरू होने वाली है, तो कोई भी मैचेस नहीं था। फुलडोब में भी यूरोस खत्म हो चुका है, कोपा अमेरिका खत्म हो चुका है, तो फुलडोब में भी कोई भी मैचेस नहीं है। जो लीग्स हैं वो अगस्त में रिज्यूम होंगी, तो उस हिसाब से कोई भी मैचेस चल नहीं रहा था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई तो टूर्नामेंट आया। और दूसरा ही मैच हमारी लड़कियों का रहने वाला है, गजब सपोर्ट रहने वाला है, फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे लड़के वर्ल्ड कप जीत के आए हैं वैसे ही उम्मीद करते हैं कि देश की लड़कियां भी एशिया कप को इजीली विन करें। अब बात की जाए पाकिस्तान के बारे में, वुमेन्स क्रिकेट की इतनी कुछ खास अच्छी टीम नहीं है, ना कुछ खास अच्छी बैटिंग है, ना कुछ खास अच्छी बॉलिंग है। खैर लड़कों की टीम भी ऐसी है, अभी यूएसए पिलकर आए हैं। ओवरऑल इंडिया इस मैच को जीतने के लिए एक क्लियर कट फेवरेट टीम रहने वाली है। सबसे जरूरी बात, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है कर लेना। पिच रिपोर्ट, ग्राउंड डायमेंशन, प्लेइंग 11 सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलने वाला है। सो सारा कुछ आपको अपडेट टेलीग्राम पर मिलेगा, सो आपको जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वीडियो वाली प्लेइंग 11 से कोई भी चेंजेस रहेगा तो सारा प्लेयर का इन्फॉर्मेशन स्टैट्स टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा, सो आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। यूट्यूब पे भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। अच्छी खासी वीडियोज यहाँ पर कवर होती रहती हैं, आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच के बारे में बात की जाए, रंगीली डंबोला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में मैच खेला जाएगा। इस पिच के बारे में बात की जाए, सेकंड मैच रहने वाला है, तो ऑब्वियसली कुछ खास फ्रेश विकेट यूज़ होने वाली है, तो उस हिसाब से बैटर्स को अच्छा सपोर्ट करने वाली है। सो ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, आपको पता है वुमेंस मैचेस है तो ऑब्वियसली स्पिन को बड़ी हेल्प मिलने वाली है और एशियन कंडीशन में मैच रहने वाला है, क्योंकि एशिया कप है तो श्रीलंका में मैच खेला जाएगा और एशियन कंडीशन में तो वैसे ही स्पिन को सपोर्ट मिलता ही मिलता है, तो उस हिसाब से एशियन कंडीशन स्पिन को सपोर्ट मिलेगा। वुमेन्स मैचेस है स्पिन को सपोर्ट मिलेगा, तो उस हिसाब से ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी विकेट रहेगी, क्योंकि फ्रेश विकेट है तो उस हिसाब से बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा, बाद में स्पिनर्स को सपोर्ट मिलने वाला है। सो ओवरऑल पेसर्स के लिए यहाँ पर कुछ खास नहीं रहने वाला है, लेकिन फ्रेश ट्रैक है, क्या पता थोड़ा बहुत पेसर्स को भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन उसके अलावा पेसर्स को वैसे जनरली सपोर्ट मिलता नहीं है। सो ओवरऑल आपको यही एक्सपेक्ट करना है कि सबसे पहले फ्रेश टैक है, बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद बॉलर्स में स्पिनर्स को ज़रा सपोर्ट मिलने वाला है, हल्की बॉल टर्न यहाँ पर रहती है। ओवरऑल पेसर्स को इतना भी कुछ खास एडवांटेज यहाँ पर मिलता नहीं है। अब लास्ट मैच इस वेन्यू के बारे में बात की जाए, लास्ट मैच यहाँ पर इंडिया वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच में खेला गया था। इंडियन वुमेन ने 138 किया था और श्रीलंका जीत गया था, टारगेट को चेस करता है। यहाँ पर 100 रन तो यहाँ पर ठीक ठाक ही बने हैं। वुमेन्स क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो 130 140 ठीक ठाक ही रन होते हैं, इतने कुछ खास बढ़िया रन नहीं होता है, तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए डिसेंट ही ट्रैक है, ना इतना ज़रा अच्छा ना इतना ज़रा खराब। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को सिर्फ 2 विकेट मिला था, स्पिनर्स को 4 विकेट मिला था, तो एडवांटेज जो है वो स्पिनर्स का ही रहा था। उससे पहले बात की जाए वो भी इंडियन वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच में ही हुआ था। इंडिया ने 127 किया था, श्रीलंका ने सिर्फ 125 ही किया था। सो लो स्कोरिंग मैच चला गया। सो बैटिंग के लिए इतने भी कुछ खास अच्छी विकेट नहीं है, लेकिन ये फ्रेश मैच मतलब फ्रेश ट्रैक पे मैच रहेगा, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत बैटिंग इजी रह सकती है। यहाँ पर बॉलर्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को सिर्फ 2 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 9 विकेट मिला था। सो ओवरऑल यही दिखाता है कि बैट्समैन के लिए डिसेंट विकेट है और स्पिनर्स के लिए डिसेंट विकेट है, पेसर्स को यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। इनके हेड टू हेड नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छा खासा मुकाबला चल रहा है। 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 5 इंडिया जीती है, 2 पाकिस्तान जीती है और एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है। कुछ लास्ट मैचेस के बारे में बात की जाए, दोनों मैचेस इंडिया वुमेन ने ही इजीली विन करे हैं। इस मैच के बारे में अगर हम बात करें, शेफाली वर्मा ने 33 का रन आउट खेला था, जमीमा ने 53 नॉट आउट का पारी खेला था, उसके बाद ऋचा घोष ने भी 31 का अच्छा खासा नॉक खेला था और रेणुका सिंह ठाकुर पूजा वास्तवेकर ने 3 विकेट लिया था। अब पाकिस्तान के बारे में बात की है, संधू ने 2 विकेट लिया था, शाद इकबाल का 1 विकेट था और मुनीबाल और सदरा मीम ने कुछ खास अच्छे रन भी नहीं बनाए थे, लेकिन यही परफॉर्मर थे। उससे पहले जो दोनों ही टीम्स की टॉप ऑलराउंडर्स हैं दोनों ने ही परफॉर्म किया था। दीप्ति ने 16 रन बना के 3 विकेट लिया था, अनीता डार ने 56 रन बनाया था, 2 विकेट्स भी लिया था। दोनों ही टॉप ऑलराउंडर्स हैं, दोनों ही सीबीएसई की बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। बाकी प्लेयर्स के बारे में बात की, रेणुका सिंह का विकेट था, सो रेणुका सिंह का इस मैच में विकेट है और पिछले मैच में भी 3 विकेट था, यहाँ पर 1 विकेट है। पूजा वास्तवेकर का यहाँ पर भी 2 विकेट है, यहाँ पर भी 3 विकेट था। सो आपको हेड टू हेड में देखना है कि कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप अपनी टीम में जरूर रेकमेंड करना है। उसके बाद ऋचा घोष का यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 31 का नॉक था। सो ऋचा घोष भी हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप कर रही है। पाकिस्तान के बारे में बात की, यहाँ पर भी नशर संधू ने 3 विकेट लिया है, यहाँ पर भी 2 विकेट लिया है। तो संधू इंडिया को तंग करती है, इंडिया के खिलाफ हमेशा विकेट चटकाती है। ये जो मैच रहने वाला है
स्पिन सपोर्ट मतलब पिच पे थोड़ा मैच रहेगा, स्पिन को थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो उस हिसाब से ये ज़रूर से ज़रूर इफेक्टिव रह सकती हैं। बाकी सभी का स्टैट्स आप इजली देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इंडियन टीम के बारे में। इंडियन टीम के बारे में बात की जाए, वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम भी है वुमेंस क्रिकेट में भी। वुमेंस क्रिकेट में सिर्फ 2-3 तगड़ी टीम है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है और एक इंडिया है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीम वुमेंस क्रिकेट में इतनी कुछ खास अच्छी टीम्स नहीं है। अब इंडिया के बारे में बात की जाए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन बॉलिंग में कभी कभी स्ट्रगल कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है। अब इंडियन वुमेन के प्लेइंग 11 के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन वुमेन का प्लेइंग 11 इस मैच में कुछ इस तरह का रह सकता है। शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद 1 डाउन पर हेमलता रह सकती है, 2 डाउन पर हरमनप्रीत कौर इंडियन टीम की कैप्टन, उसके बाद जमीमा है, फिर ऋचा घोष है, फिर दीप्ति शर्मा और पूजा वास्ताकर अच्छे खासी इंडियन टीम के ऑलराउंडर्स। उसके बाद हमारे 3 बॉलर्स आयशा सोबाना और राधा यादव, मोस्ट प्रोबेबली रेणुका सिंह ठाकुर रह सकते हैं। इंडिया इस मैच में ज़रूर से ज़रूर चेंजेस कर सकती है। इस प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस रह सकते हैं? सबसे पहले जमीमा डायरेक्टली 1 डाउन पर बैटिंग करने आ सकती हैं। उस केस में हेमलता सीधा बाहर हो सकते हैं और एक एक्स्ट्रा बॉलर को ऐड किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन जरूर रह सकता है। ये इंडियन टीम के ऊपर रहने वाला है। इनको एक्स्ट्रा बैटर को अपनी टीम में कंसीडर करना है, एक्स्ट्रा बॉलर को अपनी टीम में कंसीडर करना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया एक्स्ट्रा बैटर को अपनी टीम में कंसीडर करने वाली है, क्योंकि अब पूजा वास्तविकर जो है वो हर मैच में पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर रही है। तो उस हिसाब से आपके पास पूरे 5 बॉलर्स हैं, वो आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे। तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा बॉलर ले जाने का कुछ खास तुक बनता नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा मतलब बैट्समैन को सिंपली आपको अपनी टीम में कंसीडर करना चाहिए। इनके मतलब रिसेंट फॉर्म तो कुछ है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टीम मैच जैसे जैसे मैच होता जाएगा वैसे वैसे हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको सारा अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। आगे भी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। अब इनके स्टैट्स के बारे में अगर हम बात करें, आप सभी का स्टैट्स इजीली रीड कर सकते हो। शिफाली वर्मा ने 76 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 75 मैचेस में इनका बैटिंग आया है और उन्होंने 24 के एवरेज के साथ अच्छे खासे रन बनाए हैं। सो देखोगे हमारी सभी ही प्लेयर्स का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, सभी प्लेयर्स ने अच्छे खासे मैचेस खेले हैं। तो उस हिसाब से हमको ही जीतने के लिए फेवरेट्स रहना चाहिए। सामने वाली टीम जो पाकिस्तान है, उनके तो प्लेयर्स भी थोड़े इनएक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं। अब आप सभी का स्टैट्स इजीली देख सकते हो। स्मृति मंदाना का 28 का एवरेज है, हेमलता इतने कुछ खास इंप्रेसिव प्लेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15 का ही एवरेज है। हरमनप्रीत का 27 का एवरेज है, जमीमा का 30 का एवरेज है, ऋचा घोष का भी 30 का एवरेज है और हमारी स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 112 मैचेस खेली है, 75 इनिंग में बैटिंग आया है, 23 रन का एवरेज भी है और 101 विकेट भी लिए हैं। सो अच्छी खासी विकेट्स ली हैं, अच्छी खासी बैटिंग करी है। बंदी सीबीसी की बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। पूजा वास्त्राकर भी सेम 66 मैचेस में 14 का एवरेज है, 53 विकेट्स हैं। पहले रेगुलर बॉलिंग नहीं मिलता था, हर मैच में सिर्फ 1-2 ओवर कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन रिसेंट मैचेस में पूरे 4 ओवर कंप्लीट करने लगी है। सो 4 ओवर कंप्लीट कर रही है, लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग कर सकती है। तो उस हिसाब से अच्छी खासी ऑप्शन रहने वाली है और इवन की सीबीसी की भी ऑप्शन रहेगी। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि इनका बैटिंग ना आए, क्योंकि अगर इनका बैटिंग आ गया तो हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। तो उस हिसाब से हम थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इनका बैटिंग ना आए। बाकी सभी प्लेयर्स का स्टैट्स आप इजीली देख सकते हो। जो प्लेयर्स नहीं भी खेलेंगे उनका भी स्टैट्स अवेलेबल है कि बाई चांस अगर वो खेलते हैं तो आपको सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से पता हो। इनके बॉलर्स के बारे में बात की, आयशा सोबाना आईपीएल का कमाल का परफॉर्मेंस किया था आरसीबी के लिए। इंटरनेशनल मैचेस में भी 3 मैचेस में 4 विकेट्स हैं, अच्छी खासी स्पिनर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, 4 ओवर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट करने ही वाली है। राधा यादव 75 मैचेस में 84 विकेट्स है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन लाइन और लेंथ थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से थोड़ी एवरेज पे की बनती है। प्लेयर बढ़िया है, लेकिन कभी कभी लाइन और लेंथ थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है, कभी कभी ज़रा फुल टॉस फेंकने लगती है, कभी कभी बिल्कुल ही थोड़ा आगे टप्पा पड़ाने लगती है। तो उस हिसाब से थोड़ी लाइन और लेंथ इनकंसिस्टेंट ही रहती है, वैसे कुछ खास प्रॉपर लाइन और लेंथ नहीं है। रेणुका सिंह ठाकुर के बारे में बात की जाए, अगर स्विंग रहती है तभी विकेट लेती है, लेकिन उसके अलावा विकेट लेती नहीं है। लेकिन अभी इंडिया के पास 5 ही मेन बॉलर्स हैं, तो उस हिसाब से 4 ओवर कंप्लीट करना चाहिए। डेथ में बॉलिंग कर सकती है, तो उस हिसाब से बढ़िया पिक रहेंगी। सामने पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर इतना भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। अब श्रीलंका पटेल अगर खेलती है मस्ट पिक रहेंगी। 11 मैचेस में 14 विकेट्स हैं और अनुदिता रेड्डी इतनी कुछ खास अच्छी प्लेयर नहीं है, सिर्फ 19 विकेट्स है 28 मैचेस में। तो हमने इंडियन टीम के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में। सो पाकिस्तान टीम एवरेज टीम मानी जाती है वर्ल्ड क्रिकेट में, इतनी कुछ खास अच्छी टीम भी नहीं है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। बैटिंग ऑर्डर इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है, बहुत ही सारा गंदा है। पावर हिटर की अच्छी खासी कमी है दोनों ही टीम्स में। और बॉलिंग के बारे में बात की जाए, इनका बॉलिंग ऑर्डर डिसेंट है, लेकिन इनके पेसर जो है वो थोड़ी वीक है। इनके स्पिनर्स अच्छे हैं और इस पिच पे स्पिन को सपोर्ट मिलने वाली है, तो उस हिसाब से इनके लिए ये एडवांटेज है। लेकिन ओवरऑल इनके पेसर्स इतने कुछ खास अच्छे टीम नहीं है। ओवरऑल हम बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 के बारे में।
पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो इनका प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का रहने वाला है। फिरोजर और अमीम ओपनिंग करने वाले हैं। 1 डाउन पर मुनीबा अली रह सकते हैं, उसके बाद सुहेल रहेंगी, फिर 2 डाउन पे मतलब 3 डाउन पर नीटा डार रहने वाली है। उसके बाद आलिया रियाज है, फातिमा सना है, बैग है, तोबा हसन है, संधू है और इकबाल है। यही इनके मेन बॉलर्स भी हैं। बात की जाए बैटिंग के बारे में, बैटिंग इतनी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन इनके मेन बॉलर्स के बारे में बात की जाए, नीटा डार अच्छे खासे 4 ओवर कंप्लीट करती है, मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर कंप्लीट करने ही वाली है। आलिया रियाज को बॉलिंग मिलती नहीं है। फातिमा सना, डियाना बैग, तोबा हुसैन, संधू और इकबाल सभी इनकी मेन बॉलर्स हैं। जो ओवरऑल पाकिस्तान के पास 6 मेन बॉलर्स हैं। अब किसी का भी ओवर कट सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पेसर्स का ही ओवर कटने वाला है, क्योंकि फातिमा सना और डियाना बैग इतनी कुछ खास अच्छी विकेटिंग बॉलर्स भी नहीं है और रिसेंट मैचेस में इन्होंने सिर्फ 2-2 3-3 ओवर ही किया है। तो उस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पिनर्स का ओवर कंप्लीट आने वाला है और जहाँ तक है कि पेसर्स का ही ओवर कटने वाला है। इनके बॉलिंग डिवाइडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा ही रहने वाला है। सबसे पहले नीरदार मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर कंप्लीट करने वाली है, संधू 4 ओवर कंप्लीट करने वाली है, इकबाल भी 4 ओवर कंप्लीट करने वाली है। सो 12 ओवर तो यहाँ पर हो गए। जो बचे 8 ओवर हैं उसके बारे में अगर हम बात की जाए तो फातिमा सना, डियाना बैग और तोबा हुसैन ये तीनों मिलके 8 ओवर करने वाली हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि फातिमा सना 2 ओवर कर सकती हैं, डियाना बैग भी 3 ओवर कर सकते हैं। जो बचे 2 से 3 ओवर है वो मोस्ट प्रोबेबली टी हसन करने वाली है। सो इनका बॉलिंग ब्रेकअप कुछ इस तरह का रहने वाला है। अब पाकिस्तान के बारे में अगर इनके नंबर्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे मैचेस आगे चलता जाएगा वैसे वैसे फॉर्म अपडेट करते रहेंगे। इनके नंबर्स के बारे में बात की जाए, इनके जो ओपनर है फिरोज़ा सिर्फ 13 का ही एवरेज है, इतनी कुछ खास अच्छी प्लेयर नहीं है। अभी तक परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा है। सरिता में इनका भी सिर्फ 18 का ही एवरेज है, तो इतनी कुछ खास प्लेयर ये भी नहीं है। मुनीबा अली भले ही 66 मैचेस खेली लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे खेलती है। पावर हिटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ 17 का ही एवरेज है। सोहेल का भी सिर्फ 11 का एवरेज है। सो इनकी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा वीक है, किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। इनकी जो स्टार राउंडर है वो नीता डार है, 149 मैचेस हैं, सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसमें अच्छी खासी 140 विकेट्स मिली है और 17 का एवरेज है। एवरेज तो सभी प्लेयर्स का ऐसा ही रहने वाला है। वुमेन्स क्रिकेट में ये एवरेज डिसेंट है, इतना भी कुछ खास गंदा नहीं है। जैसे देखोगे हमारी इंडियन का प्लेयर भी ऐसा ही है, 24-25 का। लड़कों में भले ही वो कम माना जाता है लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव माना जाता है। अब बाकी प्लेयर्स के बारे में बात की जाए, आप इजीली देख सकते हो आलिया रियाज ने भले ही 88 मैचेस में 20 विकेट्स लिया है, लेकिन अब ये बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करती है। 1 से 2 ओवर भी बॉलिंग कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस हिसाब से बॉलिंग से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको बैटिंग से ही एक्सपेक्टेशन रखनी है। बाकी सभी प्लेयर्स का स्टैट पे आप इजीली वीडियो पोस्ट रख के देख सकते हो। इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, फातिमा सना 36 मैच में सिर्फ और सिर्फ 30 विकेट्स है और जहां तक मुझे लगता है कि इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर कंप्लीट मिलने भी नहीं वाला है, 2 से 3 ओवर ही मिलेगा। डियाना बैग अभी 51 मैच में सिर्फ और सिर्फ 38 विकेट्स है, जहां तक मुझे लगता है कि इनको भी सिर्फ 2 से 3 ओवर ही मिलने वाला है, लेकिन ये डेथ में बॉलिंग जरूर कर सकती हैं। शारदा इकबाल अच्छा खासा 36 मैच में 39 विकेट्स हैं, संधू का 55 मैचेस में 55 विकेट्स हैं और टी हसन के बारे में बात की 25 मैचेस में 21 विकेट्स है। सो ओवरऑल आपने सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। सो हमने इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीम्स के बारे में पूरी नंबर बेस्ड एनालिसिस कर ली है। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं और पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको किसको अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम के बारे में। सबसे पहले कीपर्स के बारे में बात की जाए, शेट्टी और अनवी तो मोस्ट प्रोबेबली खेलने नहीं वाली हैं। सो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ऋचा घोष और मुनीबा अली है। सबसे पहले ऋचा घोष के बारे में बात की जाए, लोअर मिड ऑर्डर में बैटिंग करने वाली है, पावर हिटर है, सामने पाकिस्तान है, बॉलिंग लाइनअप इतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। सो अच्छे खासे बैटिंग से पॉइंट देके जा सकते हैं। जैसे हेड टू हेड में भी अच्छा खासा 31 रन का नॉक खेला था, उससे पहले 26 रन का अटैकिंग नॉक खेला था, तो कभी भी अटैकिंग 20-25 रन बना दिए, कीपिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ऋचा घोष आपकी टीम के लिए मस्ट टैप की रहने वाली है। मुनीबा अली के बारे में बात की जाए, आपकी टीम के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाली है। प्लेयर डिसेंट है, 17 का ही एवरेज था, लेकिन 66 मैचेस खेल चुकी है, तो एक्सपीरियंस है। 1 डाउन बैटिंग करने वाली है और धीरे खेलती है, टिक कर खेलती है, बाउंड्रीज मारने को बिल्कुल भी नहीं जाती है, टिप टॉप करती रहेंगी, सिंगल डबल लेती रहेंगी। तो उस हिसाब से आपको फैंटेसी में पॉइंट देके जा सकते हैं। विकेट कीपिंग करेंगे, क्या पता विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देके चली जाए, तो ओवरऑल सेफ ऑप्शन रहने वाली है। जरूर से जरूर कंसीडर कर सकते हो और अभी के लिए मैं कंसीडर करके चला हूँ। बैटर्स के बारे में बात की जाए, स्मृति मंदाना ड्रॉप करना नहीं है, इंडिया की वर्ल्ड क्लास ओपनर है, थोड़ा बहुत स्पिन के सामने शक्ल करती हैं, लेकिन पेसर्स को तो बहुत ही ज़्यादा गंदा मारती हैं। और पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो इनका स्पिन अटैक ही है, पेसर्स इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो पावर प्ले में स्मृति अच्छा खासा फायदा उठा सकती हैं। शेफाली वर्मा थोड़ी इनकंसिस्टेंट है, हिट और मिस टाइप वाली प्लेयर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप इतना भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, तो शेफाली वर्मा इजिली अच्छे खासे इंटेंट के साथ खेल सकते हो। ये टेक्निक होगी खेलती हैं, जब तक ये खड़ी रहेंगी मारती ही रहेंगी, सो आपको अच्छे खासे बाउंड्रीज के पॉइंट देके जा सकती हैं और स्ट्राइकिंग
विकेट के पॉइंट देके जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको शेफाली वर्मा को भी सिंपली अपनी टीम में कंसीडर करना है। हरमनप्रीत के बारे में बात की जाए, सिलेक्शन में 165 है, मस्ट हैप की रहेंगी, 2 डाउन बैटिंग करने वाली है, बैटिंग आ ही जाएगा और बैटिंग में फॉर्म इंप्रेसिव चल रहा है, हर मैच पे रन भी बना रही है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन में फील्डिंग करती है, तो कभी कभी आपको कैचेस पे भी अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकती हैं। तो उस हिसाब से मस्ट हैप की रहेंगी, सिंपली आपको हरमनप्रीत को भी अपनी टीम से ड्रॉप करना नहीं है। सदरा मीम के बारे में बात की, जब पाकिस्तान से ओपनिंग करने वाली है, एवरेज भी कुछ खास अच्छा नहीं था और अभी तक पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है, तो सिंपली ड्रॉप किया जा सकता है। जमीमा के बारे में बात की जाए, अगर 1 डाउन मैशन होती है तब तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, तब तो मस्ट हैप की रहेंगी, लेकिन अगर 3 डाउन मैशन होती है तब आप अपनी टीम से इजी ड्रॉप कर सकते हो। तब क्या पता कितना ज़रा इनका बैटिंग आए, कितना ज़रा बैटिंग इनका ना आए, क्या पता इनका बैटिंग ही तब आए जब ओवर ही 2-3 पड़े हो, तो उसमें कितने ही रन बना लेंगी, तो उस हिसाब से तब ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन अगर मेंशन हो कि हेमलता नहीं खेल रही है और 1 डाउन बैटिंग करने वाली है, उस केस में जमीमा मस्ट हैप रहेंगी, तब तो इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 3 डाउन ही खेलने वाली है, तो अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आलिया रियाज पिक करने का सारा मतलब बनता नहीं है, बॉलिंग मिलने नहीं वाला है, लोअर मिड ऑर्डर में बैटिंग करेगी, बैटिंग में भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, तो उस हिसाब से इजली ड्रॉप किया जा सकता है। हेमलता 1 डाउन इंडिया के लिए बैटिंग करेगी, कमाल की प्लेयर है, लेकिन इतना कुछ खास अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को प्रूफ नहीं किया है, और जब ये बैटिंग करने आएंगी तब पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होंगे, पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं और अभी तक हेमलता ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया है, और पिच से भी स्पिन को सपोर्ट मिलेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो अभी के लिए ड्रॉप कर सकते हो। अब बाकी नीचे और कोई भी नहीं खेलने वाला है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इन 3 प्लेयर को ही अपनी टीम में कंसीडर करना है। अब ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, दीप्ति शर्मा, नीरज डार और पूजा वास्त्रकर, तीनों को ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा मैं नहीं है, तीनों ही मस्ट हैप की रहने वाली है। दीप्ति इंडिया की वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, 4 ओवर कंफर्म करने वाली है, इवन 2 ओवर डेथ में भी करने आ जाती हैं, तो मस्ट हैप की रहेंगी, इवन सीबीसी की बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। सेम गोस फॉर नीडार, डेथ में तो बॉलिंग करने नहीं आती है, लेकिन 4 ओवर कंप्लीट करने वाली है, बॉलिंग बैटिंग अच्छी खासी करती है, पावर हिटर बिल्कुल भी नहीं है, धीरे खेलेंगी, टिक कर खेलेंगी, सिंगल डबल लेती रहेंगी, तो हम तो उसी से मतलब है कि हमें फैंटेसी पॉइंट मिले, तो उस हिसाब से मस्ट हैप की रहेंगी, इवन सीबीसी की भी बड़ी ऑप्शन रहने वाली है। पूजा, अब जब से इंडिया 5 मेन बॉलर्स खिला रही है, तो उस हिसाब से पूजा का भी अच्छा खासा 4 ओवर आ रहा है, और रिसेंटली मैचेस में पूजा को अच्छा खासा 4 ओवर मिला भी है। अभी इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ खेल के आई है, उसमें भी पूजा वास्त्रकर ने अच्छा खासा 4 ओवर कंप्लीट किया है हर मैच में, तो पूजा वास्त्रकर को अब अच्छी खासी बॉलिंग मिल रही है, कभी भी लोअर मिड ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग कर सकती हैं। आपने वुमेंस प्रीमियर लीग में देखा है कि कैसे मुंबई के लिए उन्होंने अच्छी खासी हिटिंग करी है, तो उस हिसाब से बैटिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो सिंपली आपको अपनी टीम में कंसीडर करना है, ड्रॉप करने का ज़रा सवाल बनता नहीं है, और इवन सीबीसी की भी बेस्ट ऑप्शन रहेगी, लेकिन ग्रैंडिंग में स्मॉल लीग में ज़रा सीबीसी ट्राई मत करना। अब फातिमा सना के बारे में बात की जाए, प्लेयर तो डिसेंट, लेकिन इतने कुछ खास विकेट बॉलर नहीं है, और स्टैट्स भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 ओवर कंफर्म करने वाली है, 4 ओवर में तो मिलने नहीं वाला है, और बैटिंग से इतनी कुछ खास ये प्लेयर नहीं है, तो अभी के लिए फातिमा सना को इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। सोहेल ने मैचेस काफ़ी खेला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 का एवरेज था, तो परफॉर्मेंस काफ़ी सारा गंदा है, बॉलिंग मिलने नहीं वाला है, तो सिंपली ड्रॉप किया जा सकता है नीचे, और कोई भी प्लेयर खेलने नहीं वाला है। सो अभी के लिए ऑलराउंडर से ही मैंने सिर्फ 3 प्लेयर को अपनी टीम में कंसीडर किया है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, राधा यादव प्लेयर डिसेंट है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कभी कभी लाइन और लेंथ बिगड़ जाता है, कभी कभी लगातार फुल टॉस फेंकने लगती है, कभी कभी वो थोड़ा आगे टप्पा पड़ने लगता है, तो उस हिसाब से लाइन और लेंथ थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, तो उस हिसाब से कभी कभी इनका ओवर्स भी कट जाता है, क्या पता हरमनप्रीत कौर खुद ही बॉलिंग करने आ जाए, इनका 1-2 ओवर कट जाए, तो उस हिसाब से अभी के लिए रिस्क लेके इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। पाकिस्तान के प्लेयर्स स्पिन को थोड़ा बढ़िया खेलते हैं, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं राधा यादव को सिंपली अपनी टीम से ड्रॉप किया हूँ। पाकिस्तान के स्पिनर्स को ड्रॉप नहीं करना, इकबाल और संधू दोनों ही मस्ट टाइप के रहेंगे। संधू का सिलेक्शन परसेंटेज बड़े ही कम है, लेकिन हेड टू हेड में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था, एक मैच में 2 विकेट लिया था, एक मैच में 3 विकेट लिया था, तो उस हिसाब से हेड टू हेड नंबर्स इंप्रेसिव है। ओवरऑल अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा है, तो आपको पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स अपनी टीम में जरूर कंसीडर करते हैं। इंडिया के बॉलर्स के बारे में बात, श्रीलंका पटेल तो खेलने नहीं वाले हैं, रेणुका सिंह ठाकुर अगर स्विंग रहेगा तब भी विकेट लेती है, लेकिन डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, विकेट छटका सकती हैं, तो उस हिसाब से डिसेंट ऑप्शन रहेंगी। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तब इनको अपनी टीम में कंसीडर करने वाला हूँ। चलो अभी के लिए ऐसा ही करते हैं कि रेणुका सिंह ठाकुर को अपनी टीम में कंसीडर करके चलते हैं। मुनीबर अली को ड्रॉप करके अपनी टीम में आयशा सोबाना को भी कंसीडर करने वाली हैं, बढ़िया स्पिनर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, 4 ओवर कंफर्म करने वाली है। सो अभी के लिए
मेरी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। नीचे डियाना बैक इतनी कुछ खास बढ़िया प्लेयर नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो। टबा हुसैन का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं था। सो अभी के लिए हमारी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। अब सीबीसी ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, तीनों ऑलराउंडर सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन आने वाली है। बैटिंग सेक्शन के बारे में बात की जाए, अगर बैटिंग में किसी को करना है तो स्मृति मंदाना सीबीसी की बढ़िया ऑप्शन आने वाली है। अभी के लिए इंडिया की टीम की मेन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को मैंने अपनी टीम का कैप्टन किया है, नीरजा को अपनी टीम का वाइस कैप्टन किया है। सही दोनों टीम के बेस्ट ऑलराउंडर्स है, दोनों की अपनी टीम का वाइस कैप्टन किया है। बाकी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट सारे टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। सो आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।